हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल है ना, स्टडी विद आशुतोष में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि भारत की कौन कौन सी नदी जो है, भारत में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है और पूरे नदी क्षेत्र को जो है भारत में कैसे बांटा गया है। तो शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत में जो भी नदियां हैं है ना, उसको तीन क्षेत्र के अंतर्गत जो है बांटा गया है। जैसे कि भारत की दो क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। एक है भारत की प्रायद्वीपीय नदियां और एक है हिमालयी नदियां। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और जो भारत के उत्तरी भारत में जो नदियां बहती हैं है ना, जो भी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उन सभी नदियों को लोग हिमालय नदियां कहते हैं। तो आज हम लोग हिमालय नदी के बारे में देखेंगे। और हिमालय नदी को भी तीन वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोग बारी बारी करके सभी नदी तंत्रों के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग पहला इसका सेशन है जिसमें हम लोग नदी तंत्र का, जिसमें आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो देखेंगे वो गंगा नदी के बारे में, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र से। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र ये देखें कि तीनों जो नदी तंत्र है, ये तीनों ही नदियां जो है, ये सिंधु हो या गंगा हो, गंगा की नहीं बात करते हैं हम, सिंधु हो और ब्रह्मपुत्रा, ये दो नदियां ऐसी हैं, और एक है सतलज। तीन नदी ऐसी हैं जो मानसरोवर झील से है ना, जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, वहां से ये तीनों नदियां निकलती हैं। संयोगवश ये तीनों ही नदियां एक ही जगह से निकलती हैं। और ये भी विचित्र बात है कि ये तीनों नदियां आखिर में ये एक ही जगह से कैसे निकल रही हैं। तो इसमें ये हम देखते हैं कि जो हिमालय का उत्थान है तिथित महासागर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तिथित महासागर से, जिसकी स्थिति कुछ लगभग यहाँ पर थी। ठीक है। तो जब हमारा हिमालय का जब उत्पत्ति हो रहा था, हिमालय हमें पता है कि हिमालय जो है एक नवीन पर्वत है। किसी और वीडियो हम लोग हिमालय के बारे में और आधुनिक तरीके से सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, कि हिमालय का उत्थान किस तरीके से हुआ, तो उसका कैसे उन्नति हुआ, हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हिमालय के बारे में हम लोग इसके बारे जब नदी हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हिमालय भी पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग हिमालय के देखते हैं। हिमालय की बात करें तो हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठते गया, वैसे वैसे ये सारी नदियां जो है अपना रास्ता ज्यों का त्यों बना के रखी। ये तीनों नदियों ने, इन्होंने अपना रास्ता जो है मोड़ा ओड़ा नहीं, जहाँ थी वहीं पर थी। इसीलिए इन्हें जो है हम लोग पूर्ववर्ती हुई नदियाँ कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की कौन सी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, तो भारत की तीन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जिसमें से पहली है सिंधु नदी, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सतलज। ये तीन नदी जो है ये तिब्बत के समीप में मानसरोवर झील से है ना निकलती हैं। जिसमें जैसा कि हम लोग देखें कि ब्रह्मपुत्रा की यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो देखते हैं हम लोग कि मानसरोवर झील से निकलती है। उसी तरीके से सतलज की बात करें तो राकस ताल से निकलती है, और सिंधु नदी की बात करें तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ना। ये तीनों नदी एक ही जगह से निकलती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा हमने पढ़ा भी है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये तीनों नदियां अपने जिस क्षेत्र जिस जगह से अभी बह रही हैं उसी जगह पर वो कालांतर में भी बहती थी, है ना। ये तीनों नदियों ने अपना रास्ता हिमालय की उत्पत्ति होने के बावजूद भी नहीं बदला। हिमालय पर लगातार कटाक्ष करते गई और गार्ज की स्थिति पैदा कर दी इन्होंने, है ना। गार्ज बनाया वहाँ पे, और गार्ज बनाते हुए नदियाँ अपने रास्ते में है ना पहले की भांति ही बहते रही। तो ऐसे, और पहले की भांति जब ये नदियां जो है तिथित महासागर में अपना जल गिराती थी, पहले क्या था, तिथित महासागर में जल गिराती थी। लेकिन जैसे जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई वैसे वैसे इन नदियों का भाई कटाक्ष तो वही था, रास्ता तो वही था जिस रास्ते में बहती थी, लेकिन इनका जो पानी अब गिरेगा कहाँ पे, पानी जो गिरने का तरीका था, तिथित महासागर तो ऊंचा हो गया, वो तो बन गया हिमालय। तो ये फिर धीरे धीरे इनका पानी जो है कहीं अरब महासागर में, सिंधु नदी की बात करें तो अरब, सतलज, ये सारी जो है अरब महासागर में, और एक नदी जो है ये दिहांग के रास्ते अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, आगे हम लोग देखें तो बात करते हैं हम सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी
जैसे हम देखते हैं कि सिंधु नदी जब निकलती है तो जम्मू कश्मीर होते हुए, ठीक है, गिलगित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत यानी चाइना होते हुए अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश आसाम होते हुए बांग्लादेश के रास्ते ये कहाँ पर आ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा को चीन में सांगोपो के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जबकि इसे बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है ना। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र को विस्तृत पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में लगभग 5 नदियाँ आती हैं। इसे हम लोग पचनद भी कहते हैं, है ना। पचनद, पाकिस्तान में इसको पचनद कहते हैं, क्योंकि ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी में कौन कौन सी नदी है ये भी देखेंगे। तो सिंधु नदी के लेकर, है ना, और भी 5 नदियां हैं जिन्हें हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदी भी कहते हैं। तो ये सारी सिंधु नदी तंत्र का एक निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तंत्र में देखें तो सबसे पहले जो नदी है वो सिंधु नदी है। उसके बाद देखें तो उसके बाद हमारी एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं झेलम, उसके बाद है चेनाब, उसके बाद है रावी, और उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो ये 5 नदी जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 5 नदियाँ जो हैं ये पाकिस्तान में अपना जल जो है, मतलब जिसमें से 5 नदी जो है पाकिस्तान में अपना जल गिराती हैं, पाकिस्तान से होते हुए, है ना, अरब सागर में अपना गिराती है। यानी कि 5 नदियाँ जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, जबकि एक नदी है जिसका नाम है ब्यास, जो कि ये अपना भारत में ही सतलज नदी से मिलन के बाद, है ना, अपना जल जो है वहीं पर समाप्त कर देती है। यानी कि ब्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है, और यह भारत में ही सतलज नदी से मिलकर सतलज में अपना संगम जो है बनाती है। बाकी नदियाँ जितनी भी हैं ये सारी नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट जगह पर अपना जल जो है ये नदी के बाईं तरफ जो है अपना जल गिरा देती हैं। किसमें, तो पाकिस्तान। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, है ना, सिंधु नदी की सहायक नदियां पाकिस्तान की किस जगह पर अपना जल जो गिराती हैं या फिर किस जगह पर अपना संगम बनाती हैं, तो मिठानकोट में। कहाँ पे, मिठानकोट में, है ना, पाकिस्तान के मिठानकोट में। अच्छा, बात करें हम, जैसे कि देखते हैं कि जो झेलम नदी है, अच्छा, झेलम नदी ये बैरीनाग के जगह समीप पर शेषनाग झील है, शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ साथ, है ना, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर यानी भारत के बॉर्डर के साथ साथ होते हुए ये जो है अपना पाकिस्तान में आकर जल गिराती है ना। बॉर्डर के साथ साथ बहती है, बॉर्डर के साथ साथ बहते बहते ये यहाँ से सतलज, यानी कि यहाँ ये आपका सतलज देख रहे हैं, यानी कि पंजाब से थोड़ा सा कटकर फिर देखिए। अब पंजाब जो है हम देखते हैं कि पंजाब, आधा पंजाब जो है वो भारत में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो जो पंजाबी नदियां हैं, पंचनद नदियां हैं, इन्हें पंजाब में 5 नदियों के संगम को हम लोग पंचनद भी कहते हैं। तो पंचनद जो नदियां हैं आधी नदियां जो है पंजाब में बहती हैं उसे हम लोग पंचनद कहते हैं। तो आधा पंजाब हमारा तो पाकिस्तान में भी है, तो पंचनद, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया था। तो इस तरह से पंचनद जो नदियां हैं वो कहाँ पर हैं, पंजाब में, है ना। तो 5 नदियां। अब हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो देख रहे हैं सिंधु नदी जब ये जम्मू कश्मीर होते हुए जब पाकिस्तान में जाती है तो यहाँ पर एक लेह है ना, जम्मू कश्मीर का जिला है लेह, जो कि इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जहाँ से ये नदी जो है काटती है, जम्मू कश्मीर से काटती हुई निकलती है, वहाँ पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर गिलगित गार्ज का निर्माण करती है। किस गार्ज का निर्माण करती है, गिलगित। अच्छा, गार्ज होता क्या है, देखिए, गार्ज कभी भी कोई भी, यदि कोई पहाड़ मान लीजिए इस तरह से खड़ा है, ठीक है, अब जब कोई भी नदी इसमें जब प्रवेश करती है तो इस पहाड़ को जो है क्या करती है, काट देती है। क्या कर देती है, काट देती है। जब काट देती है तो आई आकार का एक, है ना, शेप हमें मिलता है जिसको हम लोग गार्ज कहते हैं।
गार्ज जो है, क्या गार्ज कह लीजिए, कैनियन कह लीजिए। कैनियन हालांकि काफ़ी गहरा होता है, गार्ज थोड़ा कम गहरा होता है। तो ये गार्ज का निर्माण करती है, जो गिलगित गार्ज कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पर गिलगित गार्ज, यहाँ पर सतलज जो है सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्रा जो है दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। इस तरीके से तीनों नदियाँ जो हैं ये गार्ज का निर्माण करती हैं। अच्छा तो माफ कीजिए, तो इस तरीके से हमने देखा। अच्छा देखिए, तीनों नदियां जो हैं ये हम लोग देखें तो ये सारी इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। कैसे भाई? तो ब्रह्मपुत्रा को भी देख रहे हैं कि ये भी चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों से होकर गुजर रही है। उसी तरह से हम देखें सतलज भी देखें तो चीन, भारत और पाकिस्तान। उसी तरह से हम देखें सिंधु नदी की बात करें तो ये भी चीन, भारत और पाकिस्तान, यानी कि 3 देशों से होकर ये नदियां जो हैं गुजर रही हैं, तीनों नदियां, है ना। पूछ लीजिए कि ऐसी कौन सी नदियां हैं भारत में बहने वाली नदियां जो 3 देशों से होकर गुजरती हैं, तो नाम इन्हीं का आएगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। ये 3 ऐसी नदियां हैं। तो आगे बात करते हैं। अच्छा, पूछ दे कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आता है तो उसमें आता है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है ना, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। अच्छा, सिंधु नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। उसके बाद गंगा नदी है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना। और यमुना नदी की बात करें तो 1385 किलोमीटर, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1385 किलोमीटर है। इस तरीके से ये जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, है ना, प्रतियोगित परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें भली भांति देखिए और नोट्स भी करिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बताया आपको गार्ज का निर्माण, गंगा नदी की लंबाई और भी नदियों की लंबाई मैंने बताया, जिसको आप नोट भी करते चलिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है, जो सतलज नदी में अपना पानी जो है गिराती है, वो भी भारत में ही, है ना। बाकी जितनी भी नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां, वो सभी पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में या फिर पाकिस्तान में अपना जल को गिराती हैं। जबकि एकमात्र नदी जो कौन सी है, ब्यास, वो अपना जल जो है वो सतलज नदी में भारत में ही गिरा देती है ना। बाकी सारी नदियां जो पाकिस्तान अपना जल गिराती हैं। बात करते हैं हम लोग झेलम की। तो झेलम मैंने बताया भारत के, है ना, एकदम बॉर्डर के साथ साथ बहते हुए पंजाब के रास्ते जो है ये पाकिस्तान में अपना जल ये सतलज नदी में गिरा देती है। जितनी भी नदियां हैं ये सारी नदियां जो है सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सभी नदियां जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर मिठानकोट में सभी नदियां जो है अपना जल गिरा देती हैं। तो पाकिस्तान में जाने वाली भारत की कितनी नदियां हैं? तो 5 नदियां हैं। भारत से पाकिस्तान में जाने वाली टोटल नदियों की 5 नदियां हैं। हालांकि जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो वो प्रमुख नदी सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु में ही ये सारा जल जो है अपना गिराती हैं। अच्छा, देखा जाए तो हम बात करते हैं जैसे कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी मैंने बताया कि आपको ये यामगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ना, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील के पास में स्थित है। उसी तरह बात करते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है बैरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है और बुलर झील में, यहाँ पर बुलर झील है, बुलर झील में प्रवेश करती है, फिर बुलर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ साथ बहते हुए भारत के बॉर्डर के साथ साथ आगे पंजाब में जो है ना, पाकिस्तानी पंजाब में आके मिल जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चेनाब। चेनाब भी हिमाचल प्रदेश के, ठीक है ना, बाड़ालाचार दर्रे के समीप से निकलती है। बाकी रावी ब्यास भी ये भी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचार दर्रे से ही निकलते हैं, है ना। सतलज जो है ये राक्षसताल या राक्षसताल झील से निकलता है और सिपकिला गार्ज
होते हुए यह पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलज नदी के बारे में बताया। सतलज नदी जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर कपूरथला के निकट हर के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर ब्यास नदी का संगम होता है। किसके साथ? तो सतलज नदी के साथ। ठीक है, तो ये हमने जाना कि ब्यास नदी का संगम सतलज नदी के किस स्थान पर, किस जगह पर होता है? तो कपूरथला के निकट हर के स्थान पर होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग देखेंगे रोहतांग दर्रे के समीप में, रोहतांग दर्रे के समीप में ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो रोहतांग दर्रे के समीप में ब्यास नदी। अच्छा, और भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये 5 नदियां तो हमने देखा है कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, और भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसे कि बात करते हैं, जास्कर नदी है, सियांग नदी है, ठीक है, गिलगित नदी है। ये सब बाईं तरफ से अपना जल जो है सिंधु नदी में गिराती हैं। जबकि दाईं तरफ से गिराने वाली नदियों की बात करें तो सियोंग है, काबुल है, कुर्रम है, गोयल है, ये सब दाईं तरफ से अपना जल जो है सिंधु नदी में गिराती है। ये बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सब जम्मू कश्मीर की नदी हैं। कहाँ की हैं? तो जम्मू कश्मीर नदी की हैं। ये सभी जो है छोटी छोटी नदियां हैं। ज़्यादातर ये बड़ी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। खासकर हमें इसे भी याद करना चाहिए क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लेता है ना। हालांकि मेन तो क्वेश्चन इसी से बनते हैं, लेकिन हमें ये भी याद करना होगा। ठीक है, तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो पानी का महत्व है वो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा है, हमारे भारत को भी है। लेकिन सिंधु नदी का जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में, है ना, 1960 में हुआ था। और ये जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, जिस समय वो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हुआ था। और ये हुआ था कि भारत जो है सिंधु नदी का पानी, यानी कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उनका पानी जो है 20% ही भारत प्रयोग करेगा, बाकी 80% उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। जबकि ऊपर की 3 नदियों का पानी, ऊपर की, जैसे कि हम देखें, यदि पूर्वी और पश्चिमी नदियों की बात करें हम, तो हमारी इधर की जो नदियां हैं, है ना, इधर की जो नदियां हैं, यानी कि सतलज, ब्यास और रावी की हम बात करें, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों की जो पानी है ये भारत जो है इसका 80% प्रयोग करेगा, जबकि 20% ही पाकिस्तान करेगा। लेकिन ऊपर की नदियों की बात करें, जैसे कि सिंधु है ना, झेलम है और चेनाब है, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान 80% प्रयोग करेगा, जबकि भारत 20% ही प्रयोग करेगा, है ना। तो 3 नदियों का, तो ये हमारा 1960 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये बात को अपनाया गया था, इस पर जो है मुहर लगा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल बंटवारा है, सिंधु जल समझौता है, वो 1960 में किया गया था, जिसमें 20% भारत उसका प्रयोग करेगा और 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से हमने आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझा। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो के साथ ही देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज हमने समझा सिंधु नदी जल तंत्र के बारे में। उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।